Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 13, 2024 and the day is Friday. लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। हम लोग हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन ये है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि आई अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ बंगाल। मैं रेडी हूं क्विट करने के लिए और मैं माफी मांगती हूं बंगाल के लोगों से। देखो, आपको पता है आरजी कार हॉस्पिटल में एक बहुत ही हीनियस क्राइम 1 महीने पहले हुआ है, जिसमें आज भी जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। और इसी के टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनर्जी जी ने कहा है, ममता बनर्जी जो कि सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से माफी मांगती हूँ और ये इशू को मैं बहुत जल्दी ही रिजॉल्व करा दूंगी। ठीक है, और ये बोल तो नहीं है छोड़ देंगी, बाकी देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा। दूसरी चीज आपके लिए प्रीलिम्स, जैसे मैंने कहा था प्रीलिम वाली चीजें बताऊंगी कि प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन है गवर्नर वेस्ट बंगाल के? तो उनका नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जी ने एक कमेंट मारा इस पर। उन्होंने एक कमेंट बोला कि जो ममता बनर्जी है ना, उन्होंने अपनी ड्यूटी फेल कर दी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी फेल कर चुका है और ममता बनर्जी लेडी मैकबेथ है बंगाल की। अब लेडी मैकबेथ है क्या? अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है प्रीलिम से, ये मैकबेथ क्या है? तो आपको बता दूं, शेक्सपियर जी ने एक ट्रैजिक नॉवेल लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम मैकबेथ था। मैकबेथ में एक कैरेक्टर रहता है, मेन हीरो होगा ना, कोई भी अगर कहानी लिखी है, मैकबेथ वो मेन हीरो होता है और उसकी बीवी को लेडी मैकबेथ बोलते हैं, जो स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटिश नॉवेल थी, मतलब स्कॉटलैंड पे बेस्ड था। आपको पता ही होगा, यूरोपियन कंट्री। तो स्कॉटलैंड में बीवी को ना, जो क्वीन होती है उसको लेडी भी बोलते हैं। तो ये बीवी होती है उसकी, ठीक है, और वो क्या करती है, अपने पति को भड़का के उसको रेजिसाइड करवा देती है। रेजिसाइड क्या है? आपने सुसाइड सुना होगा, आपने जेनोसाइड सुना होगा, मैं रेजिसाइड बता रही हूँ। रेजिसाइड का मतलब होता है किसी को मरवा देना फॉर किसी कॉलोनियल, मतलब किसी जो क्या बोलते हैं, राजा को, ठीक है, किसी राजा को भड़का के हटा देना ताकि वो इंसान जाके हड़प सके उसको, और बाद में जैसे उसको भगा देती है, मतलब अपने पति को मरवा देती है, उसके बाद ये खुद क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बन जाती है अपने ही पति को मरवा के। तो इसको रेजिसाइड बोलते हैं, जब किसी वो जो वहां का रूलर होता है, स्पेशली राजा, उसको हटा दिया जाए राज्य हड़पने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। दूसरा न्यूज ये है कि जयशंकर जी ने कहा है कि 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम चाइना के साथ सॉर्ट आउट हो चुके। तो एक अच्छी न्यूज है। आपको पता ही होगा कि चाइना और इंडिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक झड़प हुई थी, ठीक है, और इस झड़प में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनके जवान भी मरे थे, हमारे ज्यादा हुए थे। तो इस वजह से वहां पे एक तनाव का माहौल था, लेकिन डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी कि आप भी पीछे हटो, मैं भी पीछे हटता हूँ। ये डिसएंगेजमेंट बीच बीच में रुक जा रहा था। इसमें अब जयशंकर जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने कहा 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, जो कि बहुत अच्छी न्यूज है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट कि सीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो बहुत ही दिग्गज नेता हैं, जिनका नाम है सीताराम येचुरी जी, उनका कल देहांत हो गया, जिसको हम लोग डिटेल में अंदर देखेंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए इतना काम का हेडलाइन नहीं है, सिवाय इसके कि अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना, उनका नाम है के राम मोहन नायडू। ये जो है वो चाइना के सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले और इन दोनों ने मिलके क्या बोला कि जो डायरेक्ट फ्लाइट है ना इंडिया से चाइना के बीच, इसको रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि ये बंद हो गई थी। इंडिया से चाइना की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, लेकिन अब ये दोनों नेता मिले हैं और इन्होंने एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर ट्वीट किया है कि हाँ जो है अब ये रिज्यूम होगा, ठीक है, अर्ली रिजम्पशन होगा। ठीक है, और चेयरमैन है सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन का होने वाला है, उसके चेयरमैन है हमारे इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर। इससे आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाती है। चलिए अब हम लोग डिटेल में न्यूज को अंदर देख। चलिए, पहली न्यूज जो ये है, जो मैंने बात की थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक बहुत ही दिग्गज नेता सीताराम येचुरी जी का कल देहांत हो गया। ये 72 साल की उम्र के थे। इनकी एक बीवी है सीमा चिश्ती, जो कि एडिटर है द वायर की। द वायर एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है, इनका न्यूज़पेपर, इनके आर्टिकल्स आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है। उसके ये चीफ है, एडिटर है।
ठीक है। ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरिटिशियन थे। अब देखिए, ये मार्क्स को बहुत फॉलो करते थे और तभी सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी के मेंबर थे। अब मार्क्स है कौन? अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्ल मार्क्स है कौन। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन बॉर्न फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सोशलिस्ट थे और सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। यहीं से कम्युनिज्म का आइडिया आता है, इसलिए मार्क्स को ना फादर ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म भी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ये उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हम इनकी थोड़ी लाइफ को देख लेते हैं। तो येचुरी जी जेएनयू से पढ़े हुए हैं और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़े हुए हैं। ये इनका अल्मा मैटर है। अल्मा मैटर क्या बोलते हैं? जब कोई जो पढ़ाई होती है ना, वो अल्मा मैटर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनका अल्मा मैटर देख सकते हो, जेएनयू और सेंट स्टीफन जो डीयू के कॉलेज है, इससे पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं। ये अपने पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ही दिग्गज माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1970 में इमरजेंसी का टाइम था, तो एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे थे। अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से होती है? तो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 डील करता है इमरजेंसी से, जो कि पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो आपको पता ही है, पर फिर भी एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, क्यों, है ना। इसमें 3 तरह के इमरजेंसी है, एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और ये सारे आर्टिकल्स उससे डील करते हैं। तो जो 1970 के अराउंड इमरजेंसी हुई थी, तो एक बहुत ही बड़े स्टूडेंट नेता की तरह ये उभरे थे, स्टूडेंट नेता की तरह। और इसके बाद ना इनको ये जब इमरजेंसी खत्म हो गई, तो जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन के 3 बार चुनाई है, 1977, 78 और 84 में 3 बार स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुनाते हैं। ठीक है, जेएनयू में तो बहुत बड़ा इनका लेगेसी हो जाता है। ये जो है दिल्ली के फेस भी रह चुके हैं, क्योंकि ये जो है ना राज्यसभा एमपी रहे हैं 2005 से लेके 2017। ये भी बहुत बड़ा अपने में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रोल है इनका। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये आप देख लीजिए कि येचुरी जी जो है, उनको कोएलिशन बिल्डर कहा जाता है। मतलब कि जो सरकार होती है ना, कोएलिशन वाली, गठन वाली सरकार, तो वो वाली सरकार के ये बिल्डर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1990 के दौरान सुरजीत जी से मिलकर एचडी देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था 1996। तो किसी पीएम बनने के पीछे ना कुछ हाथ होते हैं, इनविजिबल हाथ। उनमें से एक हाथ येचुरी जी का था, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी स्किल थी। बाद में इन्होंने देवेगौड़ा जी, ठीक है, बाद में इन्होंने देवेगौड़ा जी और सीपीआई मार्क्सिस्ट और कांग्रेस के भी जो बीच में कोएलिशन है, संगठन बनाने में मदद कराई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। येचुरी जी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जब बनी थी, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा करात जो एक एरिया है केरला में, वहां पे ये जनरल सेक्रेटरी 2005 से लेके 2015 रह चुके हैं। ठीक है, सीपीआई मार्क्सिस्ट ने जो है ना, उनको 2000 इन्होंने लीड भी किया था पार्टी को 2009 में। ठीक है, और ये पहला इलेक्शन जो था उसमें इन्होंने लीड किया था। ठीक, 2015 में येचुरी जी के लिए एक इशू ये आ जाता है कि इनको जो है वो सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी का रोल केरला से हटा दिया जाता है इनको। उसके बाद इनको एक बार वेस्ट बंगाल में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है ना, वो वेस्ट बंगाल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी की तरह रोल प्ले करता है। तो वहां पे भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन 2016 में थोड़ा इनका ये वहां पे दबदबा गिर जाता है। 2017 में इनकी पार्टी जो है इनको जनरल सेक्रेटरी 1 और साल के लिए राज्यसभा बनाने से मना कर देती है, जो इनके लिए सैड है। लेकिन कोई भी इस रोल को नहीं भूलता कि एक बहुत ही बड़े कोएलिशन बिल्डर थे। तो अब इनका देहांत हो चुका है, लेकिन ये अपने पीछे बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए, पुतिन जी ने प्रपोज किया है बायलैटरल मीटिंग मोदी जी से ब्रिक्स में। आपको बता दूं, ब्रिक्स समिट होने वाला है काजान में। ठीक, काजान का है रशिया में। ये अक्टूबर 22 से लेके 24 के बीच में होगा। तो जब भी इस तरह का कोई मीटिंग होता है ना, उसके साइडलाइंस पे, मतलब उसके साइड में 2 कंट्री बायलैटरली, मतलब 2 कंट्री मिलकर के 2 पक्षीय बात वार्तालाप कर सकती है। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग होती है ना, वो बायलैटरल मीटिंग जो है वो इंडिया वर्सेस रशिया जो है, वो पुतिन जी ने प्रपोज किया कि वो बात करना चाहते हैं। और अगर ब्रिक्स में इंडिया जाती है, जिसमें मोदी जी शायद जाएंगे, ये उन्होंने बोला है, तो हम चाइना से मिल सकते हैं। एक डिबेट और डायलॉग हो सकता है चाइना से, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट हम डायलॉग करते नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। क्रेमलिन ने क्या बोला कि पुतिन जी बोल रहे हैं कि ही इज एक्सपेक्टिंग मिस्टर मोदी इन काजान एंड ही आल्सो वांट्स टू होल्ड अ मीटिंग होल्ड करना चाहते। तो क्रेमलिन क्या है? तो क्रेमलिन जो है ना, वो इसका मतलब होता है फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स, जो कि मॉस्को और रशिया, जब भी बोला जाता है ना रशिया कुछ कह रहा है, तो हम लोग लोकली, मतलब वहां पे लोग क्रेमलिन बोलते हैं। ठीक है,
तो क्रेमलिन ने जो पुतिन जी हैं उनकी बात को कोट किया है, ठीक है। अब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी से भी मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। अब कल को एग्जाम में आ सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग किस कंट्री में है, तो अब आपको पता है रशिया में है ना। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपको ब्रिक्स के बारे में हमने पहले भी कवर किया है, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है, आप सबको पता ही है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स बनाती है, ठीक है। और ब्रिक्स जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम हो जाता है। ये 2009 में फॉर्म हुआ था ब्रिक्स, ये आपको पता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बहुत अच्छे से आंसर किया था इसको, ठीक है। तो 2009 में ब्रिक्स बना है, ठीक है। और पहले ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। पहले ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पहला समिट जो है ब्रिक्स का वो 2009 में ही होता है, ठीक है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपके लिए दूसरी न्यूज जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, उससे पहले आपको पता ही है हमारी जो है वो बुक है तर्कश, जैसे आप प्रीलिम प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए भी हमारी तर्कश है और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अपना रिवीजन करिए, क्वेश्चन बनाइए, यही मंत्र है एग्जाम निकालने का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अभी क्या है, न्यूयॉर्क जो कि एक बहुत ही रिच एरिया है, कहाँ का? यूएस का। यूएस की बहुत ही रिच एरिया होने के वजह से यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, रोलेक्स के, गुची के, अर्मेस के, ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पे अगर एक का स्टैचू बन जाए, आर्ट इंस्टॉलेशन, तो क्या मजेदार बात होगी। यही हुआ है, द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन नाम का आर्ट इंस्टॉलेशन न्यूयॉर्क में इंस्टॉल किया है, ठीक है। और ये स्टैचू जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाथी जो है, ये जो स्टैचू किससे बना है? तो लंटाना से बना है। लंटाना क्या है? तो लंटाना इन्वेजिव प्लांट स्पीसी है। इन्वेजिव प्लांट स्पीसी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि एक ऐसी स्पीसी होती है ना जो कि ओरिजिनल स्पीसी के पास आके उनके रिसोर्स के लिए compete करती है। मतलब मानिए कि मैं यहाँ की ओरिजिनल हूँ और बाहर से कोई इंसान आ जाए और मेरा ही खाना चुरा के उससे मतलब है मेरा ही खाना ले ले, मेरा ही शेयर ले ले, तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए दुश्मन ही होगा ना। तो वैसा ही इन्वेसिव स्पीसी होता है। जो ओरिजिनल स्पीसी होता है उसको हटा देता है और खुद उसकी रिसोर्स खा लेता है, उसकी पानी, फूड सब कुछ खा लेता है और वो जो ओरिजिनल स्पीसी है वो जाने लगती है और इन्वेसिव स्पीसी बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो उसी में एक इन्वेसिव स्पीसी है जिसका नाम क्या है? लंटाना। और लंटाना से ही बना है ये पूरा का पूरा जो आर्ट इंस्टॉलेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम के लिए ये हो जाती है कि ये जो है स्टैचू पैकीडर्म का है। व्हाट इज पैकीडर्म? तो पैकीडर्म बोलते हैं वैसे मैमल्स को, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। पैकीडर्म ऐसे मैमल्स को बोलते हैं जिनकी थिक स्किन होती है। इसका क्या एग्जांपल है? हाथी के अलावा ऐसा कोई मैमल आपको याद आ रहा है जिसकी थिक स्किन होती है? हाँ, राइनोसेरस जो गेंडा है उसकी स्किन बहुत थिक होती है। हिप्पोपोटामस की भी स्किन बहुत थिक होती है। तो ये सारी कुछ चीजें। अब एलिफेंट जो है, कौन सा एलिफेंट का स्टैचू बना है? तो एशियन एलिफेंट का। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियन वर्सेस अफ्रीकन। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो एलिफेंट है ना, हमारे जो नीलगिरी वाले एलिफेंट है, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीलगिरी है कहाँ। ये एलिफेंट जो है वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में कहाँ? तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। और 4 रिजर्व्स हैं, फॉरेस्ट रिजर्व, मुदुमलाई, वायनाड, बांदीपुर और मुकुर्थी। यहाँ पे आप एलिफेंट देख सकते हैं। यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज्यादा नंबर में भी है और यहाँ के एलिफेंट कई बार जो है लोगों पे अटैक भी कर देते हैं। तो एलिफेंट की बात की जाए तो 2 तरह के एलिफेंट होते हैं, एक एशियन, एक अफ्रीकन। इनके बीच में थोड़ा एक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी इररिलेवेंट बता रही हूँ, जो बता रही हूँ आपके काम आएगा। एशियन एलिफेंट जो होता है ना, छोटे साइज का होता है और उसके कान जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं और छोटे होते हैं। जबकि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसको आप देखते ही पहचान लोगे क्योंकि इसके कान बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, फैन शेप्ड होते हैं, एकदम पंखे की तरह। दूसरा डिफरेंस है टस्क। टस्क मतलब क्या होता है? हाथी के दांत जो बाहर के ओर निकले होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना। अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसमें मेल और फीमेल दोनों के टस्क होती है, पर जो एशियन एलिफेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल को टस्क होती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। वो ये है कि WHO ने इवैक्यूएट किया है 100 पेशेंट्स को गाजा से निकाला है क्योंकि गाजा में जो है ना वो मेडिकल कॉरिडोर की बहुत नीड है। गाजा में अभी इतने सारे 97 लोगों को इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं मिल रहा है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के वजह से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि गाजा को
मेडिकल गाजा में जो 5 लाख बच्चे, अभी रिसेंटली WHO और यूनिसेफ ने मिलकर ना गाजा में 5 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन भी दिलवाई है, क्योंकि वहां पे पोलियो का इशू हो रहा था और पोलियो वैक्सीनेटेड भी नहीं थे ये लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। दूसरी चीज हो जाती है WHO। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है WHO। इस न्यूज आर्टिकल को लाने का पर्सपेक्टिव यही था कि आप लोग WHO को रिवाइज कर सको। उससे पहले ये यूनिसेफ और WHO ने मिलकर ये वैक्सीनेशन अलायंस किया। तो यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ आपका कब फाउंड होता है? तो 1946 में। ये चिल्ड्रन की जो भी चीजें हैं उनको देखता है, चिल्ड्रन की सेफ्टी और ये सब, ठीक है। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है यूएन की, और इसको 1946 में बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर मैथ में बनता है यूनिसेफ। तो ये बच्चों के ही इमरजेंसी को देखता है, इसीलिए इन लोगों ने 5 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई। कौन सी? तो पोलियो की। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अब हम लोग थोड़ा WHO को देख लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता ही है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम, जैसा कि इसका नाम है, ये पब्लिक हेल्थ जो वर्ल्ड में है उसकी सिचुएशन को देखता है, एनालाइज करता है। कुछ भी अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो WHO ही देखता है। चाहे कोविड आया था तो भी किसने डिक्लेयर किया था कि पैंडेमिक है? WHO ने डिक्लेयर किया था। आज मंकी पॉक्स को, एम पॉक्स को जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किसने डिक्लेयर की? WHO ने की। तो WHO जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। WHO एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोलते हैं क्योंकि सिर्फ हेल्थ देख रहा है ना, और ये पब्लिक हेल्थ को देखता है। दूसरी चीज ये, इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है ना, उनका नाम है टेड्रोस अदनम गेब्रेयेसस। इनकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है, मतलब ये किस कंट्री के हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका इनका नाम मैंने बता दिया, पर कंट्री आप बता दीजिएगा। चलिए, ये से क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। मैं वही सारी चीजें पूछ रही हूँ ना जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीजें तो हम आपको बता ही देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थाईलैंड में आ गई है बाढ़। थाईलैंड में बाढ़ आने की वजह से कहाँ आई है? तो माईसाई रीजन में, जो कि कहाँ पे है? तो चियांग राई प्रोविंस में। ये आप देख सकते हैं, ये थाईलैंड का मैप है। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और फुकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है थाईलैंड का, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पे। तो थाईलैंड में जो चांग माई रीजन है, यहीं पे बाढ़ आया हुआ है, और अराउंड 1000 के लोग जो है यहाँ पे फंस गए। मरून का मतलब फंस जाना, फंस गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है थाईलैंड, और यहाँ बाढ़ आई है। थाईलैंड को ना लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं। ये कुछ जनरल नॉलेज की चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। इससे क्या होगा ना, कभी आप बात भी कर रहे हो तो आपको लगेगा यू नो समथिंग्स अदर देन मोस्ट पीपल, बाकी लोगों से ज्यादा आपको पता है, और कहीं ना कहीं खुद भी अच्छा लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, तो इसलिए बता दिया आपको। ये देखिए, ये इंडिया है, ये थाईलैंड है, काफी पास है इंडिया से थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद एक न्यूज हिस्ट्री की, बैटल ऑफ साराग्रही को 127वीं एनिवर्सरी हो गई है। बैटल ऑफ साराग्रही जो है वो 1896 में लड़ी गई थी, 1897 में लड़ी गई थी, आई एम सॉरी। इसमें 21 जवान जो कि सिख रेजिमेंट से थे। किस रेजिमेंट से थे? सिख रेजिमेंट से। उनको लीड किया था हवलदार इशार सिंह ने, और इन लोगों ने 21 लोगों ने मिलकर 8000 से ज्यादा अफरीदी और ओराकजाई ट्राइब, ओराकजाई और अफरीदी ट्राइब ने अटैक कर दिया था। इसको इन 21 लोगों ने 200 से ज्यादा को मार दिया और 3 गुना नंबर को जख्मी कर दिया, सिर्फ इन 21 लोगों ने। तो इन्होंने बहुत साहस का काम किया था। पंजाब के जो फॉर्मर सीएम है और मिलिट्री हिस्टोरियन कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक बुक भी लिखी है इस पे, जिसका नाम है साराग्रही एंड द डिफेंस ऑफ सामना फोर्ट, 36 सिख ऑफ द तिराह कैंपेन, ये बुक का नाम है। क्योंकि इनका रेजिमेंट था जो जिसको 36 सिख रेजिमेंट भी कहते हैं, 36वां सिख रेजिमेंट। तो इनका अब कहानी क्या है? तो साराग्रही क्या था ना, एक फोर्ट्रेस था, एक किला था, जो एक कम्युनिकेशन टावर की तरह काम करता था, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे ना, तो उन्होंने इस फोर्ट का नाम रख दिया था फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान। और ये कौन से रीजन में है? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी पाकिस्तान में जा चुका है, पता ही आपको। ये जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस है
कि यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर जैसे कि फोर्ट लॉकहार्ट जो है, यहाँ पे जो इसको मतलब कमांडिंग ऑफिसर थे इस 36 रेजिमेंट के, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन। इनकी बीवी ने यहाँ आकर डिलीवर भी किया था एक बच्चे, मतलब अब उनके बच्चे को। तो एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। अब हुआ क्या था, तो साराग्रही में यूजुअली 40 जवान हमेशा रहते थे, पर 12 सितंबर 1897 पे सिर्फ 21 ही सोल्जर थे वहां पे, और एक इनमें था दाद। दाद कौन होता है, तो दाद एक ऐसा पश्तून पर्सन था जो कि हेल्प करता था ट्रूप की इधर उधर कुछ और जॉब यानी कि काम कराने में, लेकिन वो कोई जवान नहीं था। इन लोगों ने क्या देखा कि 9 बजे सुबह के अराउंड बहुत ज्यादा धूल आती है। इतनी धूल का नंबर देख के इनको रियलाइज होता है कि एक आर्मी आ रही है। तो इनको पता चलता है कि ट्राइबल आर्मी है जिसमें 8,000 से लेके 15,000 लोग थे। और कौन से ट्राइब के, तो अफरीदी और ओराकजाई ट्राइब के। लेकिन फोर्ट पे तो सिर्फ 21 ही लोग थे। वहां पे जो सिपाही थे गुरमुख सिंह, वो एक मैसेज भेजते हैं किसमें, तो मॉर्स कोड में। मॉर्स कोड क्या होता है, एक सीक्रेट कोड होता है। इस मॉर्स कोड में वो मैसेज भेजते हैं किसको, तो लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन को, जो उनके लीडर थे। उनको ये बताते हैं कि देखिए हम लोग को पता है कि हम ये पोजीशन मेंटेन नहीं रख पाएंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ 21 दिन है। वहां पे जो हवलदार इशार सिंह थे जो उन लोगों को लीड कर रहे थे, उनको पता होता है कॉन्सिक्वेंस, उनको पता होता है कि ये लोग बचेंगे तो नहीं 21 के 21, लेकिन इन लोगों को ये रहता है कि अब तो हम बचेंगे नहीं लेकिन बचाएंगे जरूर इस जगह को। और अपनी वीरता को दिखाते हुए ये सारे के सारे जो है इन लोगों को मार गिरा देते हैं, खदेड़ देते हैं और इंडिया घुसने नहीं देते हैं। ये जो 22 हीरो, इसमें जो इशार सिंह है जो कि लीड कर रहे थे, इनके बारे में हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि ये एक टर्बुलेंट कैरेक्टर के थे। मतलब ये ऐसा, इनका कैरेक्टर बहुत इंडिपेंडेंट सोचते थे और सोचने की वजह से भूचाल सा ला देते थे, क्योंकि ये मिलिट्री सुपीरियर, इनके पास एक बहुत अच्छी मिलिट्री मैग्निफिसेंस थी, बहुत अच्छा इनको आता था मिलिट्री रूप में, जो बोलते हैं ना महान तरह से इनको काम करने आता था। एक तरह से कहा जाए तो हवलदार इशार सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा वीरता दिखाई थी साराग्रही में, जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें जो 22 लोग थे, इसमें 21 तो जवान थे, पर वो एक दाद जो था ना, उसने भी बड़ी ही वीरता के साथ लड़ाई करी थी। क्वीन विक्टोरिया ने बाद में ये जो 21 के 21 जवान थे, इन लोगों को अवार्ड भी दिया था। क्या दिया था, तो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था इनको, और इनको जो है वो 50 एकड़ जमीन मिली थी इनकी फैमिली को, और 500 रुपए मिले थे सबको। लेकिन जो 21वां 22वां दाद था ना, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, जो कि नौशेरा पाकिस्तान से था। लेकिन अगर कहा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी किताब में भी कहा है कि ये कोई कम इंसान नहीं था, इसने भी बहुत ही बोलते ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ लड़ाई करी थी, भले ही वो कोई जवान था नहीं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि योगा जो है वो लाइफ, एक स्टडी के अराउंड अगर योगा कोई करता है ना, तो उसको डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है, डायबिटीज का रिस्क। तो आपको बता दें कि इंडिया में जो है वो 136 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है, वो प्री डायबिटिक है। डायबिटीज होता क्या है, तो ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस ब्लड शुगर को कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है। पर डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन या तो बनता नहीं है, दो प्रॉब्लम्स है, या तो बनता ही नहीं है, या फिर बनता है तो अपने शरीर ही उसको खत्म करने लगता है। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज होते हैं, ठीक है। टाइप 1 जो है वो हेरिडिटरी है, लोगों को हेरिडिटरी होता है। इसमें जो है वो जो आपका इंसुलिन है उसको आपकी बॉडी अटैक करने लगती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, मतलब अपना शरीर ही अपने ही सेल्स को मारने लग जाए, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 ज्यादा खतरनाक होता है, बचपन से होता है, इसमें इंसुलिन लेना पड़ जाता है। तो कहा गया है कि अगर कोई इंसान योगा कर रहा है और वो प्री डायबिटिक है, यानी उसको डायबिटीज होने का रिस्क है, तो वो अगर ये योगा करता है तो वो कम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी यही लेकर आई हूँ कि इंसुलिन हार्मोन जो इतना बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड शुगर मेंटेन करने में, वो कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी ऑर्गन से, ठीक है। और एक रिविजन क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि कल कवर किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस साल लॉन्च हुआ है, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों में जोश बरकरार है, और बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू।